स्टूडेंट्स हमने चैप्टर रीड किया था इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस के रिगार्डिंग, कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसे रिलेशंस थे। ठीक है, ये चैप्टर हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग क्या उसका आंसर होगा, किस तरह से उनको आप जब भी उसको पेपर में लिखें तो किस तरह से उसको लिखें, क्या उसका आंसर्स हो सकते हैं। ओके, देखिए इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, ये सॉल्व क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका ट्रू और फॉल्स, कि आपको ट्रू और फॉल्स देखना है कि नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन असिस्टेंस बोथ फ्रॉम यूएसए एंड यूएसएसआर, कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की थी, तो इससे इंडिया को यूएसए और यूएसएसआर दोनों से हेल्प मिली थी। ऑब्वियसली बात, जैसे हमने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में भी, हमने भी ए पार्ट के में कोल्ड वॉर में, कि नॉन अलाइनमेंट से इंडिया को दोनों ही कंट्रीज से बेनिफिट हुआ, कि यूएसएस ने भी इंडिया की हेल्प की और यूएसएसआर ने, तो ये ट्रू है। सेकेंड है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद हर नेबर्स हैज़ बीन स्ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगनिंग, कि इंडिया का अपने नेबरिंग के साथ रिलेशन जो है स्टार्टिंग से ही, अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहे हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ले सकते हैं, चाइना से स्टार्टिंग में ठीक हुआ था, लेकिन कुछ ही समय तक वो रहा था, उसके बाद फिर वही हो गया था। ठीक है, तो ट्रू है। द कोल्ड वॉर हैज़ अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पर कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान ही जो पाकिस्तान था उसने यूएसए के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन कर लिए थे, जिससे कि यूएसए पाकिस्तान की हेल्प करने लगा और वो उस हेल्प को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने लगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहे। ओके, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ आता है द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन 1971 वाज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज़ क्लोजनेस टू यूएसए, कि 1971 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पीस हुई थी, पीस एंड फ्रेंडशिप की एक ट्रीटी हुई थी। अब ये कह रहा है कि यूएसए के साथ इंडिया की क्लोजनेस बढ़ रही थी, नहीं, क्योंकि यूएसए के साथ थोड़ी हुई थी ये ट्रीटी तो यूएसएसआर के साथ हुई थी, सोवियत यूनियन के साथ हुई थी, तो ये फॉल्स में आता है। ठीक है, अब इसके बाद है मैच ऑफ द फॉलोइंग। द गोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द पीरियड 1950 से 1964 में, कि इंडिया का वो क्या थी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में अगर हम बात करें, देखिए ये आता है प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि यूनिटी को मेंटेन करना, इंटीग्रिटी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही इंडिया का मेन वो था। पंचशील है कि पीस के लिए 5 प्रिंसिपल्स थे, यानी कि थर्ड वाला होता है। बांडंग कॉन्फ्रेंस जो था, जो आपका आता है लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाम, कि नाम को एस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी। और लास्ट जो बच चुका है दलाई लामा, ये तिब्बत का लीडर जो था। ठीक है, अब देखिए इसके जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट को ये आता है कि व्हाई डिड नेहरू रिगार्ड कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस एज एन एसेंशियल इंडिकेटर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आपकी इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग जो आपके फॉरेन रिलेशंस हैं उनको उसने क्यों एसेंशियल माना। ये देखिए कि अगर आपके फॉरेन रिलेशन जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हैं वही आपकी इंडिपेंडेंस का एक इंडिकेटर है, कि अगर आपके फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं नेबरिंग, वो आपके ऊपर अगर अपना एक ऑर्डर चला रहे हैं तो इसका मतलब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लो, पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर किसके साथ रिलेशनशिप था, यूएसए के साथ, और यूएसए उसको हेल्प कर रहा था, यूएसए के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा था, तो क्या आप उसे हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि वो जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बना रहा था वो अमेरिका के अकॉर्डिंग बना रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा, देखिए इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट फॉरेन रिलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस and maintenance peace and security through mutual cooperation to be reflected in the directive principles of state policy of Article 51 of Constitution, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें हमारी एक फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें कि हमने अपनी सॉवर्निटी पे मेन फोकस किया है, इसके साथ साथ दूसरे कंट्रीज़ की सॉवर्निटी पे भी, इसके अलावा पीस को, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, जो हमारे आर्टिकल 51 में जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें शो होता है। अब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, देखिए इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंडिया ने हमेशा नॉन पॉलिसी को वो किया था,
एडवोकेट किया था, सपोर्ट किया था। मेड एफर्ट टू रिड्यूस कोल्ड वॉर टेंशन, कि कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। और इसके अलावा यूएन के जितने भी पीस कीपिंग मिशंस थे उसमें इंडिया ने अपना रोल प्ले किया था, ठीक है। इसके अलावा इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड गोट असिस्टेंस फ्रॉम मेंबर ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। इंडिया इंडिपेंडेंट रहा, मीन्स इंडिपेंडेंटली उसने अपने डिसीजन लिए, जिसकी वजह से कि उसे दोनों ही कंट्रीज से बेनिफिट मिला था, यूएसए ब्लॉक से भी और यूएसएसआर ब्लॉक से भी। ओके, इसके बाद आता है द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स इज एन आउटकम ऑफ ए टू वे इंटरेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंपल्सन एंड प्रिवेलिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट, कि आपके फॉरेन अफेयर्स जो है, फॉरेन रिलेशंस है, वो टू वे इंटरेक्शन है। एक तो आपकी डोमेस्टिक कंडीशंस आप कह सकते हैं, और एक इंटरनेशनल क्लाइमेट कैसी है, उन दोनों के बेस पर आपके फॉरेन रिलेशंस डिपेंड करते हैं। अब एक इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग आपको एक एग्जांपल देना है। देखिए, द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड टू मैक्सिमम एक्सटेंट टू बी प्रूव ड्यूरिंग सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, कि 1962 में इंडिया और चाइना का जो हुआ उसके रिगार्डिंग यहाँ पे देखा है, जिससे कि इंडिया की इमेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ख़राब हो गई थी। इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, कि इंडिया को अपनी हेल्प के लिए जनरली ब्रिटिश और अमेरिका दोनों ने उस समय हेल्प की थी, और सोवियत यूनियन उस समय पूरी तरह से न्यूट्रल रहा था, ठीक है। ऑल द ऑकरिंग क्रिएट ए सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन बट स्ट्रेंथन ए स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो ऑन द अदर हैंड, कि एक तो नेशनल ह्यूमिलेशन, कि एक तो देश में पूरी तरह से आप कह सकते हो कि उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो गई थी इंडिया की। दूसरा, लेकिन इससे नेशनलिज्म देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, ठीक है, नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। नेहरू वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज बाय द नेटिव, और उसके जो नेटिव थे, उनके जो रिलेटिव्स आप कह सकते हैं, उनके जो आप कह सकते हो क्लोज लीडर्स थे, उन्होंने भी नेहरू को क्रिटिसाइज़ किया, और उन्होंने ये कहा कि उनकी चाइना की इंटेंशन को नहीं समझे, और जिससे कि और उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया। पॉलिटिकल मूड ऑफ कंट्री बिगेन टू चेंज, देश का पॉलिटिकल मूड चेंज हुआ जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार लेके आया गया था अगेंस्ट द नेहरू के अगेंस्ट पहली बार देश में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था आफ्टर चाइना वॉर। तो आप कह सकते हैं कि देश की कंडीशंस के रिगार्डिंग बात करें, सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट स्प्लिट, और इसकी वजह से सीपीआई पार्टी दो हिस्सों में बढ़ गई थी 64 में, एक सीपीआई-एम और बन गई थी। बिसाइड द वॉर विद चाइना अल्टर्ड इंडियाज लीडरशिप टू वॉयलेट सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब चाइना के वॉर के साथ चाइना अलर्टेड इंडियाज लीडर्स की उनको कि अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन पर भी वो फोकस करना स्टार्ट करें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडरडेवलप्ड, द रीजन पोज द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अब कि इंडिया आइसोलेटेड हो चुका था जनरली आप कह सकते हो, और अंडरडेवलप्ड तो था ही था, ठीक है। अब जनरली उसके लिए नेशनल इंटीग्रेशन एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन गया था। तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करते हैं आपकी, कि आपकी क्लाइमेट, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्या है, और आपके जो डोमेस्टिक कंपल्शंस कैसे हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई एनी टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी दैट यू वुड लाइक टू रिटेन, कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कोई दो ऐसे वो बताने हैं आपको एस्पेक्ट जो आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और दो ऐसे बताने हैं जिन्हें आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप देश के लीडर बनते हैं तो कौन सी दो पॉलिसीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाहेंगे और कौन सी दो पॉलिसीज़ को आप चेंज करेंगे फॉरेन रिलेशंस के रिगार्डिंग। देखिए, पहला है जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं, इंडिया ऑलवेज मेंटेन हर डिग्निटी एंड इमेज ऑफ ए पीस लविंग कंट्री बाय टेकिंग इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग द नेशंस, कि जनरली इंडिया ने पीस और अपनी डिग्निटी को हमेशा वो रखा है, टॉप पर रखा है। तो इंडिया की जो ये पॉलिसी है उसको हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे, जिसमें कि आप कह सकते हो कि कोरियन वॉर में इंडिया ने पीस मेंटेन करने के लिए वो किया था इंटरफेयर, ठीक है। और फ्रेंच रूल इन चाइना, यूएस रोल इन वियतनाम यहाँ पर। इसके बाद आता है इंडिया इनिशिएटिव फॉर नॉन अलाइनमेंट वॉज अप्रिशिएबल, कि नाम जो है वो एक अप्रिशिएबल वो है, क्योंकि उसने जनरली क्या है जो मेंबर हैं, जो आप कह सकते हो कि साउथर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका,
उनके बीच में कॉपरेशन को मेंटेन किया है। और नाम जो है काफ़ी बड़ा इफ़ेक्टिव टूल बना है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इन्होंने डेमोक्रेसी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, डीकोलोनाइजेशन को अपोज किया है। तो ये सारी चीज़ें अब जिन्हें आप चेंज करना चाहेंगे वो क्या है इन द कोर्स, वो देखिए अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी और दो पॉलिसी और भी कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ डिकेड ऑफ 1962-72 इंडिया फेस 3 वॉर्स, की इन 10 सालों में इंडिया ने 3 वॉर को फेस किया था। एंड इट्स पीसफुल इमेज प्लेड ए वेरी लिमिटेड रोल, और इंडिया की जो पीसफुल इमेज थी उसने काफ़ी लिमिटेड रोल प्ले किया, कि इंडिया पीस की बात करता है लेकिन 3 वॉर्स लड़े, इनमें पीस का उसका कोई रोल नहीं रहा। इसके अलावा नेबरिंग चाइनीज़ पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के कॉन्सेप्ट है, इससे सार्क में आप कह सकते हो कि जो कॉपरेशन है वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट, तो इंडिया को डिप्लोमेटिक और डिफेंसिव पोस्चर्स अपनी फॉरेन पॉलिसी में दोनों अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि वो अलग अलग पॉलिसीज़ है कि देखो हर व्यक्ति की सोच अलग है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिसी को कुछ, जैसे अब इसमें हमने कहा नाम को हमने इसमें सपोर्ट किया, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि नाम को इसमें से हटाया जाए, कि नाम की पॉलिसी क्योंकि आज नाम का रोल नहीं है तो इसे ख़त्म किया जाए। तो अलग अलग आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग सही आर्गुमेंट देना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी कई बार एक क्वेश्चन आता भी है। देखिए इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में सबसे पहला आता है नो फर्स्ट यूज़, जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है, ठीक है। और जनरली इंडिया चाहता है कि एक वेपन फ्री वर्ल्ड हो, कि कहीं पर भी ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है डिसआर्मेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ये इंडिया की एक वो है न्यूक्लियर पॉलिसी। और जनरली जो नेहरू थे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे, और जनरली इसी बेस पर वो इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। और जनरली न्यूक्लियर का जो प्रयोग था वो अपने लिए पीसफुल पर्पसेस के लिए करना चाहते थे, ना कि कोई वेपन्स वगैरह। और हमारे यहाँ पर जो इसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव लिया गया था वो अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जहांगीर भाभा के अंडर लिया गया था। इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट है, और उसने काफ़ी इस बार अपील्स भी की हैं अलग अलग उसमें यूएन में भी, कि डिसआर्मेंट को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया ऑलवेज कंसिडर्ड एनपीटी और सीटीबीटी को इंडिया ने वो माना था डिस्क्रिमिनेटरी वो माना था ट्रीटीज़, और उन पर साइन भी नहीं किया। इवन इंडियाज़ न्यूक्लियर, इंडिया ने देखो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट मई 1974 में किया था, और वो पीसफुल एक्सप्लोजन था, ठीक है ना, कि इंडिया जो अपने यहाँ पर जो उसका न्यूक्लियर का यूज़ करेगा वो पीसफुल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये इंडिया की एक न्यूक्लियर पॉलिसी थी कि डिसआर्मेंट को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाए, जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म किया जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी करते थे, भरोसा भी करते थे, और उसको जनरली वो उसी के बेस पर इंडिया को मॉडर्न बनाना चाहते। तो ये इंडिया की एक न्यूक्लियर पॉलिसी रही है। अब एक कंसेंसस इन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, कि फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में कंसेंसस यानी कि सहमति कितने में थी। देखिए पंडित नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द आर्किटेक्चर ऑफ सेटिंग नेशनल एजेंडा फॉर, कि नेहरू का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि जब तक वो पीएम रहे थे तब तक फॉरेन मिनिस्टर भी वो खुद ही रहे थे। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर बात करें हम, इसे आप नेहरू फॉरेन पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी दोनों सेम है। बोथ एज प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर, की दोनों ही उन्होंने पोस्ट संभाली थी, फॉरेन मिनिस्टर भी वो रहे थे, और जनरली जो डिफेंस में वो प्राइम मिनिस्टर भी वो रहे थे अपने पूरे कार्यकाल में 1946 से 64 तक। व्हेन डिफरेंट पार्टीज़ केम टू पावर, और जब अलग अलग पार्टीज़ वहाँ पर पावर में आई, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया प्लेड ए लिमिटेड रोल इन पार्टी, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का पार्टी पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं रहा। यानी कि अगर हम बात करें कि फॉरेन पॉलिसी सभी पार्टीज़ की उस समय जितनी थी उन सभी की कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी वाज बिल्ट अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ पीस एंड कॉपरेशन, कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है वो पीस और कॉपरेशन पे बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद 62 से 72 के बीच इंडिया ने 3 वॉर लड़े हैं,
तो क्या इसे हम ये कहें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, कि इंडिया जनरली अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहता है कि वो पीस और कोऑपरेशन पे बढ़ावा दिया है, लेकिन कुछ ही समय में उसने 3 वॉर्स लड़ लिए 10 ईयर्स में, तो ये इसकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। तो इसके रिगार्डिंग आपको आर्गूमेंट देना है कि इसके आप सपोर्ट में या अगेंस्ट में। इसके अलावा एक और है कि वुड यू से दैट दिस वाज अ रिजल्ट, या आप इसे ये कहते हैं कि भाई इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो सही थी, इंटरनेशनल सिचुएशन थी जिसकी वजह से कि इंडिया को वॉर करने पड़े। तो आपको दोनों के सपोर्ट में किसी भी उसके सपोर्ट में आंसर देना है। देखिए अब इंडिया ने जो वॉर लड़े, इंडिया की आज भी पॉलिसी पीस की है, तो जनरली जो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें कही गई है कि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, इस पर हम एग्री नहीं करते हैं। ये इंटरनेशनल सिचुएशन इस तरह की थी। देखिए अब चाइनीज़ इन्वेजन के समय क्या इंटरनेशनल सिचुएशन थी। देखिए सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अरोज व्हेन चाइना अनेक्स तिब्बत, कि इनके बीच में कब वो हुआ था प्रॉब्लम, जब चाइना ने तिब्बत पर अपना कंट्रोल कर लिया था, जो इन दोनों के बीच में एक बफर स्टेट था। इंडिया काफ़ी ज़्यादा उस समय इंडिया को काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक खतरा महसूस हुआ व्हेन चाइना बिगेन टू सप्रेस, जब उसने तिब्बत की कल्चर को ख़त्म करना शुरू किया चाइना ने। अनदर बॉर्डर डिस्प्यूट अरोज व्हेन चाइना क्लेम, एक बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ जब चाइना ने अक्साई चीन पर और नेफा पर अपना कंट्रोल बताने की कोशिश की, तब इनके बीच में वॉर की सिचुएशन पैदा हुई। डिस्पाइट लॉन्ग टर्म कॉरस्पॉन्डेंट डिस्कशन देयर इश्यूज दीज इश्यूज हैव नॉट बीन रिजोल्व, अब इनके बीच में काफ़ी लंबे समय तक डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ, यानी कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में वॉर हो गया। और इंडिया ने कभी भी फर्स्ट यूज़ जैसे उसका नो फर्स्ट यूज़ उस पॉलिसी को नहीं, कि इंडिया ने वॉर तब किया जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, अब बात करें पाकिस्तान के वॉर की, कि 65 में जो पाकिस्तान का वॉर हुआ कश्मीर को लेकर हुआ था। 66 में जनरली यूएन इंटरवेंशन ने ख़त्म किया और ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में यह हुआ था। द 1965 वॉर एडिड टू इंडिया, और इंडिया को एक इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। 71 का जो वॉर हुआ वो भी जनरली बांग्लादेश के ऊपर हुआ, कि इंडिया ने उसमें रोल प्ले नहीं किया, इंडिया ने तब उसमें इंटरफेयर किया जब काफ़ी बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट्स थे, जो रिफ्यूजीज थे, वो जब इंडिया में आ गए थे, तब इंडिया को उनके रिगार्डिंग स्टेप लेना पड़ा। ठीक है ना, तो जब इंडिया ने उनको रिफ्यूजीज़ को वापस भेजने की कोशिश की, वहाँ पर पीस मेंटेन करने की कोशिश की बांग्लादेश में, तब इनके बीच में एक फुल स्केल वॉर हुआ, जिसके बाद कि बांग्लादेश क्रिएट हुआ। तो कहने का मतलब कि इंडिया ने जो तीनों वॉर किए हैं, ये कोई उस समय की कंडीशंस नहीं थी, यानी कि इंडिया की तरफ से फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं था, जनरली इंटरनेशनल सिचुएशन भी आप कह सकते हो। कि उस समय देखिए चाइना ने जब वॉर की, फाइनक्स वक्त वॉर हुआ इंडिया का, उस समय दूसरा एक इशू चल रहा था। उस समय आपको मालूम होगा कि क्यूबन क्राइसिस चल रहा था, तो पूरा वर्ल्ड उस समय वहाँ पर बिजी था, और चाइना ने मौका देखकर इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश की कि भाई इंडिया के कुछ पार्ट्स पर अपना अधिकार कर ले जाए, ताकि कोई दूसरा कंट्री उसमें उस समय शामिल ना हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का ध्यान तो उस समय उस पर था पूरी तरह से। ठीक है, और अगर पाकिस्तान के साथ की वॉर की बात करें, तो पाकिस्तान ने भी वॉर तब करने की कोशिश की जब इंटरनेशनल उसको सपोर्ट मिल रहा था, यानी कि अमेरिका का उसको सपोर्ट मिल रहा था। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं, ये एक इंटरनेशनल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।